नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग विवाद अब बड़ा मामला बनता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार ने नया अध्यादेश लाकर केजरीवाल सरकार को फिर से घेरने की संवैधानिक दायरे में बांधने की कोशिश की है। इससे नाराज दिल्ली की आप सरकार ने केंद्र के नए अध्यादेश का पुरजोर विरोध शुरू कर दिया है और ऐसे में केजरीवाल सरकार को विपक्ष का साथ मिला है। इस कड़ी में बिहार के सीएम नीतीश कुमार और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने दिल्ली में सीएम केजरीवाल से मुलाकात की। मुलाकात के बाद दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कहा कि विपक्ष उनके समर्थन में है। 23 मई को उनकी मुलाकात पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से होगी। इसके बाद केजरीवाल देश में सभी पार्टी अध्यक्ष से मिलेंगे। केजरीवाल ने कहा कि मैंने नीतीश जी से भी अनुरोध किया है कि वो भी सभी पार्टियों से बात करें। मैं भी हर राज्य में जाऊंगा। राज्यसभा में जब ये बिल पेश होगा उसे पारित न होने देने के लिए सभी से समर्थन के लिए बात करूंगा। आया था, पांचों जजों ने, संविधान पीठ ने जजमेंट दिया था, उस जजमेंट को पलट दिया 8 दिन के अंदर। ये संविधान के खिलाफ है। उसके बारे में नीतीश जी आज आए थे और उनसे काफ़ी डिटेल में चर्चा हुई। उन्होंने पूरी तरह से समर्थन जाहिर किया कि ये वो हमारे साथ हैं, दिल्ली के लोगों के साथ हैं और दिल्ली के साथ जो अन्याय किया है केंद्र सरकार ने, उन्होंने कहा कि इसका मिलके लड़ेंगे। और मैंने उनसे निवेदन किया, अभी वो पूरे देश के अंदर विपक्ष को एकत्रित करने में जुड़े हुए हैं। मैंने उनसे निवेदन किया कि अगर सारा विपक्ष इकट्ठा हो जाता है, नॉन बीजेपी सारी पार्टियां इकट्ठी हो जाती हैं, तो एक तरह से राज्यसभा के अंदर अगर ये इसको बिल के रूप में लेके आते हैं तो इसको बिल के रूप में हराया जा सकता है राज्यसभा के अंदर। और अगर राज्यसभा के अंदर ये बिल हार गया तो ये एक तरह से 2024 का सेमीफाइनल होगा। फिर एक मैसेज चला जाएगा पूरे देश के अंदर। ये बिल अगर हार जाता है तो मैसेज पूरे देश में जाएगा कि 2024 के अंदर बीजेपी की सरकार जा रही है। तो एक तरफ केजरीवाल ने विपक्षी दलों से सहयोग की अपील की और उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2 टूक शब्दों में कहा कि केंद्र सरकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार को परेशान कर रही है, जो दिल्ली में बेहतर काम कर रही है। नीतीश कुमार ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही रहा, लेकिन बावजूद इसके केंद्र सरकार जो करने की कोशिश कर रही है वो संविधान के अनुरूप नहीं है। लिहाजा सभी विपक्षी दलों को एकजुट होना होगा। और वहीं बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो परेशानी अरविंद केजरीवाल झेल रहे हैं, हम इसके खिलाफ केजरीवाल को समर्थन जारी रखेंगे। की कोशिश हो रही है केंद्र सरकार के द्वारा, ये तो एक विचित्र बात है। अब आप जरा संविधान को देख लीजिए, क्या अधिकार है। जब गवर्नमेंट बनाई जाती है, इलेक्टेड सरकार बनती है। और इतना ही नहीं, केजरीवाल को समाजवादी पार्टी का भी समर्थन मिला और पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने दिल्ली सरकार को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से लाए गए अध्यादेश को न्यायपालिका का अपमान बताया। उन्होंने ट्वीट कर अध्यादेश लाने के लिए बीजेपी पर तीखा वार किया। अखिलेश यादव ने कहा कि ये बीजेपी की नकारात्मक राजनीति का नतीजा है और लोकतांत्रिक अन्याय का भी नतीजा है। तो अखिलेश यादव सभा प्रमुख, इतना ही नहीं, केजरीवाल को समाजवादी पार्टी का भी समर्थन मिला है और पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने दिल्ली सरकार को लेकर केंद्र सरकार की ओर से लाए गए अध्यादेश को न्यायपालिका का अपमान बताया। उन्होंने ट्वीट कर अध्यादेश लाने के लिए बीजेपी पर तीखा वार किया। अखिलेश यादव ने कहा कि ये बीजेपी की नकारात्मक राजनीति का नतीजा है और लोकतांत्रिक अन्याय का भी।
तो एक तरफ केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण के रूप में एक स्थायी प्राधिकरण स्थापित करने के लिए एक अध्यादेश लाई है, जिसके खिलाफ विपक्ष केजरीवाल के समर्थन में खड़ा दिखा, और वहीं बीजेपी ने सीधे तौर पर केजरीवाल पर हमला बोला। दिल्ली बीजेपी के 7 सांसदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केजरीवाल पर चौतरफा हमला बोला। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार का नियंत्रण अपने हाथ में रखना चाहते हैं, और यही वजह है कि जैसे ही नियम बदला तो जो अधिकारी जांच में लगे थे उनको तत्काल हटाने का प्रयास किया गया। अगर आप व्यवस्था को अपंग बनाएंगे तो उसको सुधारने के तरीके केंद्र और राष्ट्रपति के पास है। नियम आपको 2-3 विषय समझने हैं। पहला विषय तो ये समझना है कि दिल्ली की कानूनी और प्रशासनिक स्थिति क्या है। दिल्ली की कानूनी और प्रशासनिक स्थिति ये है कि ये यूनियन टेरिटरी है, जिसपे कई पुराने जजमेंट्स आ चुके हैं विद लेजिस्लेचर, यानी यहाँ पर एक इलेक्टेड जो है बॉडी भी है। लेकिन जो दिल्ली का नेचर है ऑफ बीइंग अ यूनियन टेरिटरी वो नहीं बदला हुआ, और एक शहर प्रदेश नहीं बन जाता, ये भी समझने वाली स्थिति है। इसके अंदर जो इसके मूल में आज के लिए प्रश्न है, कोर्ट ने ऐसा कहा कि एग्जिस्टिंग नियम कानून जो है उसके तहत एंट्री 41 लिस्ट 2, जिसको कंकरेंट लिस्ट हम कहते हैं शेड्यूल 7 की, उसके तहत सर्विसेज को लेकर कोई स्पेसिफिक नियम कानून नहीं है। इसलिए उनकी राय है कि सर्विसेज का जो अधिकार है एब्सेंस ऑफ लॉ में, लॉ की वजह से वो हम राज्य को तैनाती देते हैं कि राज्य में मंत्री वगैरह के तहत जो लोग काम करें वो उनकी सुनवाई करें, नहीं तो काम करना मुश्किल होगा। एक दृश्य और भी हमने देखा, नीतीश कुमार जी अभी अभी मिल के गए हैं। नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव, लालू जी के लड़के, ये सब मिलकर के बिहार में सरकार चला रहे हैं। तो ये दृश्य देखने के बाद फिर मुझे याद आया कि जिस व्यक्ति के लिखने का, कहने का, जनता को संदेश देने का कोई भी महत्व ना रह जाए, वो व्यक्ति किसी भी प्रदेश में या किसी भी निगम में रह करके कितना खतरनाक सिद्ध होता है जनता के लिए, ये आप सबके समक्ष आज हमें रखना है। मुझे बहुत आश्चर्य के साथ ये कहना पड़ा, हालांकि कई लोगों ने अब अरविंद केजरीवाल को खुद ही किनारे करना शुरू कर दिया। कर्नाटक के शपथ में कुछ दृश्य ऐसे आए, कई लोगों ने सवाल उठाए, तो कई लोग तो समझ गए कि जो ये दूसरों को भ्रष्टाचारी बताता है, इससे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई है ही नहीं। ने आरोप लगाया, ये अधिकारी हैं सबसे पहले आशीष मौर्य जी। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है, सबसे पहले वो आशीष मौर्य का ट्रांसफर करने के लिए उसकी सिफारिश करते हैं अरविंद केजरीवाल, और अरविंद केजरीवाल उसके बाद में और बाकी अधिकारियों का ट्रांसफर करते हैं। और इनमें से वो अधिकारी हैं, एक है राजशेखर, जो इनके घोटालों की जांच कर रहे थे। एक तरफ तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये कोई घोटाला ही नहीं है, शराब का कोई घोटाला ही नहीं है, और अगर मैंने शीश महल बना लिया, 45 करोड़ रुपए लिए, एक सरकारी मकान में लगा दी, तो क्या घोटाला है। और वो दूसरी तरफ सबसे पहले उसी अधिकारी का ट्रांसफर का ऑर्डर करते हैं जो उन घोटालों की जांच कर रहा है। अगर कोई घोटाला ही नहीं है, अगर आपने कुछ गलत ही नहीं किया, तो वो अधिकारी को काम करने दीजिए। उस अधिकारी का ट्रांसफर करने का आपका अंदेशा ये बताता है कि घोटाला था। मित्रों, दिल्ली की जो स्थिति है, हास्यास्पद स्थिति, और दिल्ली देश को रिप्रेजेंट करता है। दिल्ली देश की राजधानी है। दिल्ली केवल इसलिए राजधानी नहीं है कि उसमें 2000 लोग को 2 करोड़ लोग मुख्यमंत्री चुनते हैं। 2.25 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व दिल्ली करती है। देश विदेश में भी दिल्ली का ही परसेप्शन जाता है कि भारत की क्या स्थिति है। लेकिन इस लोकतंत्र का किस प्रकार से भद्दा मजाक उड़ाया जा रहा है। ऐसे ऐसे लोग ऐसा ऐसा वक्तव्य देते हैं
कि बड़ी हंसी भी आती है। कहते ना, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। अब एक सुल्तानपुर का सांसद, टिकट ब्लैकमेलिंग करने वाला व्यक्ति, रेस्टोरेंटों से 3 बजे तक शराब पिलाने वाले लोगों से पुलिस की मुखबरी करके, उगाही करके पुलिस को देने वाला व्यक्ति नीतीश कुमार जी राज्यसभा में कहते हैं इस विरोध बिल का करने के लिए नेतृत्व करेंगे ऐसे लोग। तो दिल्ली में केंद्र सरकार के जिस अध्यादेश पर विवाद चल रहा है, आइए आपको समझाते हैं कि आखिर इस अध्यादेश में क्या है और क्यों इस पर केंद्र और दिल्ली सरकार में ठनी हुई है। दरअसल केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटने वाला अध्यादेश जारी कर दिया, जिसके तहत केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी दिल्ली संशोधन अध्यादेश 2023 लेकर आई और इस अध्यादेश के तहत किसी भी अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़ा अंतिम फैसला लेने का हक उपराज्यपाल को वापस दे दिया गया। यानी अब उपराज्यपाल अधिकारियों की पोस्टिंग या ट्रांसफर करवाएंगे और इसी अध्यादेश के तहत दिल्ली में सेवा दे रहे दानिक्स कैडर के ग्रुप ए अधिकारियों के ट्रांसफर और अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण गठित किया गया है। दानिक्स का मतलब है कि दिल्ली, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, दादरा एंड नागर हवेली सिविल सर्विसेज। नए अध्यादेश के तहत गठन किए जाने वाले राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण में 3 सदस्य होंगे, जिसमें आप समझिए कि आखिर एनसीसीए में कौन कौन होंगे। पहला दिल्ली के मुख्यमंत्री और दूसरा दिल्ली के मुख्य सचिव और तीसरे सदस्य होंगे दिल्ली के गृह प्रधान सचिव। तो ये तमाम वो लोग हैं जो इसमें शामिल होंगे। तो एनसीसीए में कौन कौन होगा वो आप समझिए। तीसरे सदस्य जो है वो दिल्ली के गृह प्रधान सचिव होंगे। ये अभी सोचा जा रहा है, क्वेश्चन मार्क है इसके आगे। तो कौन कौन होंगे उनके ये आपको हम बताने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। और इस प्राधिकरण का अध्यक्ष मुख्यमंत्री को बनाया जाएगा। साथ ही राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण को दानिक्स और ग्रुप ए के अधिकारियों के ट्रांसफर और नियुक्ति के सभी फैसले लेने का अधिकार तो होगा, लेकिन इस फैसले पर अमल उपराज्यपाल की हामी के बाद किया जा सकेगा। अगर आसान भाषा में आपको हम समझाएं तो अगर इस प्राधिकरण का लिया हुआ कोई भी फैसला उपराज्यपाल को सही नहीं लगता है तो वो उसे बदलने के लिए या फिर उसे दुरुस्त करने के लिए वापस इसी प्राधिकरण को लौटा सकते हैं। फिर भी अगर सहमति नहीं बनती है तो आखिरी फैसला उपराज्यपाल को ही लेना पड़ेगा। मतलब साफ है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ही सर्वे सर्वा होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की करेंगे। अमित शाह के 2 दिवसीय गुजरात दौरे का आज आखिरी दिन था और इस दौरान अमित शाह कई कार्यक्रम में शामिल हुए और राज्य में कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया। तो आज सबसे पहले अमित शाह ने अहमदाबाद के चांदखेड़ में जीएसआरटीसी की 320 नई बसों को हरी झंडी दिखाई। इसके बाद अमित शाह गांधीनगर में अमूल फेड डेयरी की आधुनिक जैविक परीक्षण प्रयोगशाला का भी उद्घाटन करते नजर आए और फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में परमेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। अपने दौरे के आखिरी पड़ाव में अमित शाह ने अहमदाबाद में मोदी समुदाय के एक राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया, जिसमें अमित शाह ने विपक्ष पर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि पहली बार गरीब घर से निकला हुआ व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बना है। अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी ने सबका साथ सबका विकास की नीतियों पर काम करते हुए देश को आखिरी पायदान के लोगों की सेवा की है देश के, जिससे देश के करीब 13 करोड़ लोगों के घर गैस सिलेंडर पहुंचा। 70 करोड़ लोगों को 5 लाख तक की स्वास्थ्य सेवाएं फ्री में मिली हैं। ये आज सभी भारतीयों के लिए एक गौरव का विषय है। 11वें स्थान पर भारत का अर्थतंत्र था, आज 5वें स्थान पर ला दिया और नरेंद्र मोदी जी ने तय किया है कि 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की इकोनॉमी हम 2025 तक बना देंगे। बहुत बड़ा लक्ष्य है मित्रों। स्मार्टफोन कंजम्पशन में दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गए, मोबाइल निर्माता में दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गए,
तीसरा नंबर का एविएशन मार्केट बढ़ गए, ऑटो मार्केट में दुनिया में तीसरे नंबर पर आ गए, तीसरे बड़े स्टार्टअप के जिस देश में हैं दुनिया में इसमें तीसरे नंबर पर आ गए, और रिन्यूएबल एनर्जी में भी हम दुनिया में तीसरे नंबर पर। ये 9 साल की यात्रा भारत की, एक और 61 साल की यात्रा, एक और 65 साल की यात्रा, और एक और 9 साल की यात्रा, दोनों में मोदी जी के 9 साल का पलड़ा भारी है। इस प्रकार से देश चलाकर उन्होंने दिखाया है। राठौड़, तेली, साहू, मोदी समाज का देश को बहुत बड़ा योगदान है कि आपने एक ऐसा प्रधानमंत्री दिया है जिसने भारत के गौरव को दुनिया में प्रस्थापित करने का काम किया है। दरअसल कर्नाटक में बीजेपी को मिली हार के बाद अमित शाह के गुजरात दौरे को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि बीजेपी अब अपनी गढ़ को और मजबूत करने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है, ताकि 2024 के रण में बीजेपी विपक्ष को एक बार फिर से पछाड़ सके। क्योंकि हिमाचल और कर्नाटक में जीत से कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं और नीतीश कुमार विपक्ष को एक मंच पर लाने में जुटे हुए हैं। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अब हम बात करेंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी जापान में G7 सम्मेलन में शामिल होने के बाद अब हिंद प्रशांत महासागर के छोटे से देश पापुआ न्यू गिनी पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री 3 देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण के लिए पापुआ न्यू गिनी पहुंचे और इस दौरान पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। उन्होंने एयरपोर्ट पर पीएम मोदी के स्वागत में पैर भी छुए। पीएम ने उन्हें गले लगाकर उनका अभिवादन स्वीकार किया। इसके बाद पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। बता दें कि पीएम मोदी यहां पैसिफिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री का यह दौरा बेहद अहम है, क्योंकि पापुआ न्यू गिनी हिंद प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है और अपनी लोकेशन की वजह से ये सुरक्षा के लिहाज से भी बेहद अहम है। और इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जारी गतिरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ आम आदमी पार्टी के पक्ष में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र ने अध्यादेश जारी कर दिया है और वहीं इस अध्यादेश को कानून बनने से रोकने के लिए आम आदमी पार्टी ने प्लान तैयार किया है। इसके लिए आम आदमी पार्टी सुप्रीमो विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद अब वो ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे और शरद पवार से भी मिलने वाले हैं। इसी कड़ी में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 23 मई से 3 दिवसीय दौरे पर जा रहे हैं, जहां सबसे पहले वो कोलकाता जाएंगे और वो इस मुद्दे पर ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे और इसके बाद सीएम केजरीवाल उद्धव ठाकरे और शरद पवार से भी केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ रणनीति बनाने पर चर्चा कर सकते हैं। और उधर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने यूपी निकाय चुनाव और पंजाब के जालंधर में उपचुनाव में जीते हुए उम्मीदवारों से मुलाकात की और उन्हें बधाई दी। सीएम केजरीवाल ने कहा कि आपकी जीत से ये साबित होता है कि जनता को आपसे काफी उम्मीदें हैं। आम आदमी पार्टी ने देश के अंदर राजनीति में पूरा का पूरा नैरेटिव बदलने की कोशिश की है। अभी अगर आप देखेंगे तो कर्नाटक का पूरा चुनाव जो कांग्रेस पार्टी जीती है वो हमारे मैनिफेस्टो पे जीती है। हम कहते हैं बिजली फ्री देंगे तो उन्होंने कहा हम भी बिजली फ्री देंगे। हम कहते हैं कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे तो उन्होंने कहा हम भी बेरोजगारी भत्ता देंगे। हम कहते हैं हम मुफ्त राशन देंगे तो वो भी कहते हैं हम मुफ्त राशन देंगे। हम कहते हैं कि हम युवाओं को बेरोजगारी भत्ता और महिलाओं को 1000-1000 रुपये देंगे, वो भी कहते हैं महिलाओं को 1000-1000 रुपये देंगे। तो पूरे देश के अंदर अब तो बीजेपी वालों ने भी कहना चालू कर दिया है, तो पूरे देश के अंदर राजनीति का हमने मशवरा बदला है हम लोगों ने।
दिल्ली में बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केजरीवाल पर निशाना साधा और इस दौरान केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार का नियंत्रण अपने हाथ में रखना चाहते हैं और यही कारण है कि जैसे ही ये नियम बदला तो जो अधिकारी जांच में लगे थे उनको तत्काल हटाने का प्रयास किया गया। अगर आप अपंग व्यवस्था को अपंग बनाएंगे तो उसको सुधारने के तरीके केंद्र और राष्ट्रपति के पास हैं। देखिए, आपको 2-3 विषय समझने हैं। पहला विषय तो ये समझना है कि दिल्ली की कानूनी और प्रशासनिक स्थिति क्या है। दिल्ली की कानूनी और प्रशासनिक स्थिति ये है कि ये यूनियन टेरिटरी है जिसपे कई पुराने जजमेंट्स आ चुके हैं विद लेजिस्लेचर, यानी यहाँ पर एक इलेक्टेड जो है बॉडी भी है, लेकिन जो दिल्ली का नेचर है ऑफ बीइंग अ यूनियन टेरिटरी वो नहीं बदला हुआ और एक शहर प्रदेश नहीं बन जाता, ये भी समझने वाली स्थिति है। इसके अंदर जो इसके मूल में आज के लिए प्रश्न है, कोर्ट ने ऐसा कहा कि एग्जिस्टिंग नियम कानून जो है उसके तहत एंट्री 41 लिस्ट 2 जिसको कंकरेंट लिस्ट हम कहते हैं शेड्यूल 7 की, उसके तहत सर्विसेज को लेकर कोई स्पेसिफिक नियम कानून नहीं है। इसलिए उनकी राय है कि सर्विसेज का जो अधिकार है एब्सेंस ऑफ लॉ में, लॉ की वजह से वो हम राज्य को तैनाती देते हैं कि राज्य में मंत्री वगैरह के तहत जो लोग काम करें वो उनकी सुनवाई करें, नहीं तो काम करना मुश्किल होगा। हमारा ये मानना है कि एग्जिस्टिंग जो नियम है उसके अनुसार सर्विसेज का अधिकार, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन में। और बात कर्नाटक की। कर्नाटक में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया और बीते कई दिनों से चिलचिलाती गर्मी झेल रहे लोगों को बारिश ने काफी राहत दी। हालांकि बेंगलुरु में तेज आंधी और बारिश के चलते कई जगह पेड़ गिरने से नुकसान भी हुआ है। बेंगलुरु के कई इलाकों में ओलावृष्टि भी हुई है। शहर में पानी बारिश के बाद बेंगलुरु के कई हिस्सों में गंभीर जलभराव देखा गया। और अगली खबर जबलपुर से। जबलपुर में जिस प्रकार से विधानसभा नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और उनकी पत्नी पर आरोप लगाए थे, अब वो मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मंत्री आशीष दुबे ने बताया कि जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के द्वारा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा की पत्नी की नियुक्ति को लेकर बयान दिया गया है वो सरासर गलत है। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा की पत्नी को महामहिम राज्यपाल के द्वारा वाइस चांसलर पद पर एक प्रक्रिया के तहत नियुक्त किया गया है। जिस तरीके से एक निष्क्रिय कांग्रेस अब निकलकर सामने आ रही है, अभी आप सभी ने देखा कि पिछले हफ्ते इनके पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी जबलपुर आए थे और उन्होंने एक अनर्गल प्रलाप यहां पर किया, आप सबके मध्य किया। पिछले 15 महीने की उनकी सरकार निकाल दे तो 2003 से लगातार मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास के कार्य किए हैं, मुझे लगता है कि अब कांग्रेस सोच में पड़ गई है कि किन मुद्दों के आधार पर हम चुनाव में जनता के बीच में जाएं। और जब उनके पास कोई मुद्दा नहीं है तो मुझे लगता है कि इस तरीके की झूठ फरेब की राजनीति में जो महारत हासिल है कांग्रेस को, उसको लेकर योजनाबद्ध तरीके से उनके नेता एक के बाद क्रमवार अनेक शहरों में जा रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।